स्टूडेंट, तो टॉपिक वेक्टर्स क्लास 9 है और आज हम वेक्टर में नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं। स्केलर प्रोडक्ट मैंने आपको कल सिखा दिया है। पिछली 2-3 क्लासेस में स्केलर प्रोडक्ट पढ़ा रहा था। आज हम क्या पढ़ेंगे, वेक्टर प्रोडक्ट क्या होता है टू वेक्टर्स का। तो टू वेक्टर्स के वेक्टर प्रोडक्ट की बात चल रही है, जिनको हम दो वेक्टर के बीच में क्रॉस का साइन लगाते हैं। इसको हम क्रॉस प्रोडक्ट भी बोलते हैं। कौन सा प्रोडक्ट भी बोलते हैं इसको हम? क्रॉस प्रोडक्ट भी इसको हम बोलते हैं। तो सबसे पहले वेक्टर प्रोडक्ट की बात की जाए तो आखिरकार दो वेक्टर्स का वेक्टर प्रोडक्ट क्या होता है। तो फॉर्मूला है ए क्रॉस बी इज इक्वल टू मॉड ए मॉड बी साइन थीटा और ईटा, साइन थीटा और ईटा। जहाँ पर हमारा यहाँ जो है ये क्या चीज़ है, नॉर्मल वेक्टर, नॉर्मल यूनिट वेक्टर जिनको हम बोलते हैं। नॉर्मल का मतलब है लंब इकाई सदिश। लंब इकाई सदिश है। इसके ऊपर देखो कैप लग रहा है। जब इसके ऊपर कैप लग रहा है तो इसका जब हम मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो वो हमको कितना मिलना चाहिए, वो हमको 1 मिलना चाहिए। इसका मतलब जब भी यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाला जाता है तो वो कितना मिलता है, मेरे को 1 मिलता है। ठीक है, अब चलो इसको रिप्रेजेंट करना भी सिखा देता हूँ कि ये कैसे निकल के आते हैं। मैंने कहा ये मेरा ए वेक्टर है और ये मेरा बी वेक्टर है। ठीक है, इनके बीच का एंगल थीटा है और जो 90 डिग्री इस पर दोनों 90 डिग्री का एंगल बनाएगा इसको बोलते हैं यूनिट वेक्टर ईटा। तो याद रखना, यूनिट वेक्टर ईटा जो होता है परपेंडिकुलर वेक्टर मानते हैं, लंब इकाई सदिश मानते हैं। तो यदि मैं वहाँ से देखता हूँ कि मॉड ले लिया जाए कि मॉड ए क्रॉस बी इज इक्वल टू कितना जाएगा। मॉड का मॉड ले लो, कोई टेंशन नहीं। इसका मॉड ले लो, कोई टेंशन नहीं है। यहाँ साइन थीटा का मॉड ले लो और यहाँ पे ईटा का मॉड ले लो। ईटा के मॉड की तो वैल्यू हमको पता है कितना, ईटा की मॉड तो 1 है क्योंकि वो यूनिट वेक्टर है। और साइन का मॉड हम बोल देंगे कि साइन का मॉड कितना निकल के आ गया मेरे पास, साइन थीटा, क्योंकि ईटा की वैल्यू तो 1 है ना, यहाँ पे 1 रख देंगे तो यहाँ से एक चीज़ निकल के आ जाएगी, साइन थीटा इज इक्वल टू मॉड ए क्रॉस बी अपॉन मॉड ए इंटू मॉड बी। तो यहाँ से यदि हम उसे एंगल पूछे दो वेक्टर्स का तो ये फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं कि ए क्रॉस बी अपॉन मॉड ए इंटू मॉड बी। तो अब क्या बोल सकते हैं आगे, चलो नेक्स्ट चलते हैं। इनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, प्रॉपर्टी देखेंगे, उसके बाद हम आईजेके में रिलेशन चेक करेंगे। जो इसकी प्रॉपर्टी होती है, जो इसका गुण होते हैं, जरा उस प्रॉपर्टीज़ को देख लिया जाए। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है कि ए क्रॉस बी इज इक्वल टू, यदि वहाँ पे मैंने डॉट प्रोडक्ट पढ़ा था तो कोई टेंशन नहीं। यदि मैं बी को पहले लिख दूँ, ए को बाद में लिख दूँ, तो बाहर कितना आ जाता है, माइनस के आ जाता है। ठीक है, सेकंड प्रॉपर्टी क्या है, when two vectors are parallel का मतलब है जब दो सदिश कैसे निकल के आ जाएं जी, समांतर। समांतर का मतलब है एक दूसरे के बीच में 0 डिग्री का एंगल, तो यहाँ साइन 0, तो इसका मतलब कंडीशन ए क्रॉस बी की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, 0 निकल कर आनी चाहिए। ठीक है, एक फॉर्मूला ये हो गया। उसके बाद तीसरी प्रॉपर्टी है डिस्ट्रीब्यूटिव की, मीन्स ए क्रॉस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए क्रॉस बी बीच में प्लस, तो ए पहले ही आना है, ए क्रॉस सी, ये प्रॉपर्टी है। ठीक है, चलो नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे चलते हैं। तो
अब बात करने वाले हैं कि वेक्टर प्रोडक्ट्स ऑफ आई जे एंड के, कि आई जे के का वेक्टर प्रोडक्ट कितना होता है। तो मैंने आपको एक 3D में कुछ बनवाया था। ये ओरिजिन है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, ये आई कैप, ये जे कैप और ये के कैप। यदि मैं फर्स्ट फॉर्मूला देखूं, फर्स्ट फॉर्मूला मीन्स आई क्रॉस जे का यदि मैं मैग्नेट फॉर्मूला निकालूं तो फॉर्मूला आई कैप जे कैप और साइन थीटा, मैंने कहा इनके बीच का एंगल कितना है, साइन थीटा इंटू कितना, ईटा। यही तो फॉर्मूला ईटा। ईटा का मतलब आई और जे के परपेंडिकुलर कौन सा वेक्टर है मेरे पास, वो कितना है जी, के कैप। इन दोनों के बीच का एंगल कितना है, 90। तो यहाँ कितना रख देंगे, 90। इसका मतलब आई क्रॉस जे इज इक्वल टू, यहाँ इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू 1, साइन 90 की वैल्यू 1, और यहाँ पे इन दोनों के परपेंडिकुलर वेक्टर कौन सा है, यहाँ पर के वेक्टर है। इसका मतलब यहाँ से आई क्रॉस जे की वैल्यू निकल के किसके बराबर आ गई, के बराबर आ गई। पहला फॉर्मूला वेक्टर्स का ये आ गया। जे क्रॉस के की वैल्यू, अब मैं डायरेक्ट लिखूंगा आई के बाद जे, जे के बाद के, तो क्या बचा, आई बचा होगा, ठीक। उसके बाद तीसरा फॉर्मूला के क्रॉस आई की वैल्यू कितनी, कितना, कौन सा बच गया, जे। तो मैंने एक चीज़ देखी कि यदि मैं इनको ऐसे रखूं, ये आई है, ये जे है और ये के कैप है, कि इन दोनों को लेता, देख लेना क्लॉकवाइज है। अभी ये सारे फॉर्मूले मैंने अभी क्लॉकवाइज लिखे हैं, ना कि एंटी क्लॉकवाइज। आई और जे की मल्टीप्लाई के साथ, जे और के क्योंकि अभी भी क्लॉकवाइज चल रहे हैं तो प्लस आता है। यदि एंटी क्लॉकवाइज चलें, यदि एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं तब क्या निकल के आएगा, एंटी क्लॉकवाइज का मतलब क्या है, मीन्स जे क्रॉस आई, जब जे और के उल्टा चल गए तो कुछ नहीं आता, जब उल्टा चल जाते हैं तो केवल कितना आ जाता है, माइनस आ जाता है। सेकंड फॉर्मूला क्या बन सकता है जी, के इंटू जे, उल्टा चल गए, माइनस के आई। थर्ड फॉर्मूला आई इंटू के, कितना आ जाएगा, माइनस के जे कैप। ये तो हो गए फॉर्मूले की बात। क्लॉकवाइज में ऐसे, बस आपको ये क्लॉकवाइज ही याद रखना है। चलो उसके बाद हम चलते हैं सेम सेम वालों के पास। सेम सेम का मतलब आई क्रॉस आई की वैल्यू कितनी निकल के आएगी। सेम सेम यदि प्रोडक्ट लें, क्रॉस प्रोडक्ट लें तो क्या, मॉड आई, दोनों के बीच का एंगल कितना, 0, और इनके बीच का आई और आई के बीच का और इनके लंबत अभी हमको बतानी है, हमने ईटा वेक्टर मान लिया। इसका मतलब इसकी वैल्यू कितनी, इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू 1, साइन 0 की वैल्यू 0, सारा टर्म कितना आ जाएगा, 0। तो पहला फॉर्मूला निकल गया आई क्रॉस आई इज इक्वल टू 0। इसका मतलब मैंने चेक किया, सेम सेम हमारे कितना दे रहे हैं, 0, तो जे क्रॉस जे की वैल्यू भी 0, और थर्ड हमारा कितना, के क्रॉस के की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी हमारी, 0 निकल के आ जाएगी। ये न्यू फॉर्मूला आ जाते हैं, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट चल रहे हैं कि ए क्रॉस बी की वैल्यू इन टर्म ऑफ आई जे के, मीन्स ए क्रॉस बी यदि आई जे के में दे रखा हो तो वहाँ कैसे फाइंड करते हैं। ए वेक्टर दे रखा होगा कुछ ना कुछ, मान लो a1i प्लस a2j प्लस a3k। बी वेक्टर मेरे को दे रखा है b1i प्लस b2j प्लस b3k। हमेशा याद रखना, दो वेक्टर्स का वेक्टर प्रोडक्ट हमेशा एक वेक्टर क्वांटिटी निकल के आती है, और मुझको निकालना है a क्रॉस b। तो a क्रॉस b कैसे निकालेंगे, i j k, इसका कोफिशिएंट a1 a2 a3, b1 b2 b3। उसके बाद ये डिटर्मिनेंट है, आपको मैंने डिटर्मिनेंट पढ़ा चुका हूँ, आप एक्सपेंड कर देना विद रेस्पेक्ट टू r1। याद रखना r1 के रेस्पेक्ट में ही आप
उसको एक्सपेंड करना, वरना आपके IG यदि आप C1 के साथ करोगे तो फिर आपको I वाले इकट्ठे करने पड़ेंगे, जिसमें गलती होने के चांस काफ़ी ज़्यादा रहेंगे। तो ज़रा एक्सपेंड कर लो, I कैप ये कैंसिल A2B3 माइनस B2A3, सेकेंड टर्म माइनस ये कैंसिल A1B3 माइनस A3B1, थर्ड प्लस K कैप ये कैंसिल A1B2 माइनस A2B1। यहाँ से वैल्यू रख देना, हमारा A क्रॉस भी निकल के आ जाएगा। उसके बाद आपको बोर्ड में कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि हमें ट्राइंगल्स के या तो वर्टेक्स दे दिए जाते हैं या फिर उनकी साइड दे दी जाती हैं, एडजेंट साइड दे दी जाती हैं। मैंने कहा एक ट्राइंगल मेरे पास ये है, ये A हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया। मुझे कहा इनके बीच का एंगल कुछ भी सही, मुझे नहीं पता, ये A वेक्टर है और ये वाली साइड इसकी, मीन्स दो एडजेंट मीन्स संलग्न भुजाएं दे रखी हैं। कौन सी हैं ये? संलग्न भुजाएं दे रखी हैं। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है 1/2 मॉड A क्रॉस B। तो उसका फॉर्मूला क्या है? डेल्टा इज इक्वल टू 1/2, इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट निकाल दो और उसका मॉडुलस निकाल दो, तो ये क्या निकल के आ जाता है? एरिया निकल के आ जाता है। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, समांतर चतुर्भुज की बात कर दी जाए, किसकी बात कर दी जाए? समांतर चतुर्भुज की बात कर दी जाए। वैन डायगोनल, जब डायगोनल का मतलब विकर्ण दे रखे हों, तो उसका फॉर्मूला जो एरिया निकल के आता है, जो क्षेत्रफल निकल के आता है, मीन्स हमें क्या चीज़ दे रखी है? और डायगोनल। मैंने कहा ये वाला डायगोनल D1 है और ये वाला डायगोनल D2 है। फॉर्मूला 1/2 D1 वेक्टर क्रॉस D2 वेक्टर। सेकंड इसमें क्या है? व्हेन साइड्स आर गिवन, व्हेन साइड्स आर गिवन, यदि भुजाएं दे रखी हों तो एरिया निकल के आ जाएगा। मैंने कहा वो भुजाएं ए बी दे रखी हैं तो मॉड A क्रॉस B, कितना? मॉड A क्रॉस B निकल के आ जाएगा। इन फॉर्मूले के ऊपर बोर्ड में डायरेक्टली ही 5-5 नंबर के क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, केवल आपको वहाँ फॉर्मूला ही लगाना और आपको 5 नंबर मिल जाते हैं। तो बोर्ड वाले ऐसे ही करते हैं, सवाल तो बहुत आसान देंगे लेकिन बच्चों को थोड़ा घुमा देंगे। तो आज तो मैंने केवल आपको इतना बताया है, अब नेक्स्ट क्लास में हम क्वेश्चंस कराने वाले हैं। तो आज के लिए इतना ही।